हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम एएस, इंड एएस, आईएफआरएस, आईएएस इन सारी टर्मिनोलॉजी को प्रॉपर्ली क्लियर करेंगे और इन कितने इंड एएस या आईएएस या आईएफआरएस हैं उनके लिस्ट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले गैप को समझना पड़ेगा। सो बेसिकली गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हो गया कि एक कॉमन सेट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, स्टैंडर्ड्स का और प्रोसीजर्स का, जो बिजनेस एंटिटीज़ को क्या करनी होती है, फॉलो करनी पड़ती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त और उसको प्रेजेंट करते वक्त। मीन्स अपनी जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करने वाले हैं, उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे दिखाना है, शो करना है, उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा, ये सारी बातें जिस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में बताई जाती हैं और जिसे सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं गैप। क्लियर है? तो मतलब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर सेट, एक बेंचमार्क जो सबको फॉलो करना है कि आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को इसी तरह दिखाना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो वो चीज़ें हमारी स्टैंडर्ड्स के नाम से बताई जाती हैं और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया इन्हीं सब चीज़ों का कॉमन एक सेट। तो जो गैप होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो हमारा हो गया ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स, जो कि पॉलिसी बोर्ड्स, जितने भी बोर्ड सेटअप किए जाते हैं वो बोर्ड्स जो इशू करते हैं स्टैंडर्ड्स, वो हो जाते हैं। तो एक तो वो ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स हो गए और दूसरा क्या हो गया कि एक कॉमन वे जिसके थ्रू रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनकी की जाए, मतलब एक कॉमन एक्सेप्टेड वे जिसको सब लोग एग्री कर रहे हो कि हाँ इसी तरीके से हम अपने इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के ही हमारा गैप क्लियर होता है। अब जब हम ये अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड्स, ये ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स जो पॉलिसी बोर्ड, मतलब जो लोग कमिटीज़ या बोर्ड जिसको इशू करती हैं, उनको हम कहते हैं आईएफआरएस। मतलब ये अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड अगर इंटरनेशनल लेवल पे बने हैं तो उसका नाम क्या हो गया हमारा? आईएफआरएस या आईएएस। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वहीं जब बात इंडिया की करते हैं तो इंडिया का जो अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड हो गया वो हमारा क्या हो गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज एएस, और इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? सो बेसिकली ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि हमें पूरे बिजनेस में, अब हमको अच्छे से पता है कि हमने बैलेंस शीट, पीएल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको पता है कि हमें पूरे अपने जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है, उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ता है और उसको ही अच्छे से जनरल एंट्री करके, लेजर करके, पोस्टिंग करके, ये सब करने के बाद ही हम एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब हम तैयार करते हैं। क्लियर है? अब ये सब जो हम तैयार कर रहे हैं उसको कैसे किया जाए, इसके लिए एक सेट डिसाइड किया गया, एक प्रिंसिपल्स बनाए गए, एक रूल बनाया गया कि देखिए अगर आपका ये एसेट्स है, इस नेचर का है, तो इसको आप यहाँ पे दिखाएंगे, 12 महीने से कम का है तो इसको आप करंट एसेट्स का नाम दीजिए, इसको यहाँ शो करेंगे। तो मतलब प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे के एक सेट स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए और सारी बिजनेस एंटिटीज़ को उसे फॉलो करना पड़ा। तो यही कहलाता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन मतलब ये जो आपका अकाउंटिंग का काम है कि रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इसको करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया कि सभी को इसी तरीके से काम करना है। और ऐसा क्यों किया गया? जैसे कि यूनिफॉर्मिटी आए। ऐसा ना हो कि आप भी एक बिजनेसमैन है, हम भी बिजनेसमैन है और दूसरा भी बिजनेसमैन है, तो आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट अलग तरीके से रिकॉर्ड करिए, हम अलग करें और कोई और किसी और तरीके से करेगा, तो कोई यूनिफॉर्मिटी कैसे रहेगी? कोई भी डिसीजन लेना होगा, मान लीजिए बैंक के पास आए तो बैंक इतनी पॉलिसी कैसे समझेगी, आपने क्या किया है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या काम किया है। तो ये ऐसे करना सही नहीं होता है। सब अपनी मर्जी से काम करेंगे तो कोई सेट नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स बनाया गया, बेंचमार्क बनाया गया कि सबको यही फॉलो करना है। क्लियर है? तो जो लोग इसको इशू करते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड्स बोर्ड हो जाते हैं, है ना, कि ये स्टैंडर्ड मतलब ये सेट ये बेंचमार्क, ये रूल किसने इशू किया है, वो हमारी बोर्ड हो जाती है, कमिटी हो जाती है। क्लियर है? तो जो बोर्ड या जो कमेटी जो भी स्टैंडर्ड इशू करती है उन्हीं का नाम ये सब है। आईएफआरएस, एएस, इंड एएस, ये सिर्फ हम नाम है कि स्टैंडर्ड्स किसने इशू किया है और उसका नाम। जैसे हम कोई बात कहें तो हमने कहा कि ये हमारे घर का रूल है, तो ये रूल हो गया ना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। इसी तरीके से अकाउंटिंग के लिए जो रूल बनाए गए, जो प्रिंसिपल्स बनाया गया ना, उसी का नाम दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया तो उसका नाम आईएफआरएस या आईएएस दे दिया गया, और जब इंडिया के लेवल पे बनाया गया तो उसी का नाम एएस और इंड एएस दिया गया। क्लियर है? तो
एक बात तो माइंड में क्लियर रखिए कि सिर्फ ये स्टैंडर्ड्स हैं कि काम कैसे करना है, बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे शो करना है, उसी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्लियर है कि ये एएस, इंड एएस, आईएफआरएस सिर्फ इशूड किए गए हैं, नाम, रूल बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एएस की। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होता है ना, ये एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होता है। अब रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का मतलब समझिएगा कि जैसे हमने कहा ना कि प्रिंसिपल सेट कर दिया गया, एक रूल बना दिया गया कि आपको इस तरह से काम करना है। तो एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो गया जो कि किसने इशू किया था, गवर्नमेंट ने इशू किया। और गवर्नमेंट क्या अकेले इशू करेगी, नहीं, उनके साथ जो रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, इन सब के सपोर्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट ने इस स्टैंडर्ड्स को इशू किया। देखिए स्टैंडर्ड्स को जो इशू किया जाता है वो गवर्नमेंट नोटिफाई करके इशू करती है, लेकिन इसको बनाने का काम ना, कि जैसे होता है ना कि आपने ड्राफ्ट किया, आपने बनाया, लेकिन इसको इशू करना, पब्लिक में एप्लीकेबल कराने का काम गवर्नमेंट का हो गया। तो गवर्नमेंट इसे नोटिफाई कराती है कंसल्टेट करके अपने MCA वगैरह से, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड, लेकिन बनाने का काम ICI के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो कॉर्पोरेट्स के लिए इशू किए गए, जो कंपनीज़ हैं, जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उनके लिए इशू किया गया। और किसकी कंसल्टेशन से, नफ्रा की कंसल्टेशन से। नफ्रा क्या थी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी जो है, ये पूरा बोर्ड, जो ये कमेटी है नफ्रा की, वो उससे कंसल्ट करके गवर्नमेंट ने इन सारे स्टैंडर्ड्स को इशू किया। क्लियर है। और फ्रेम किसने किया था, आपकी ICI की ASB ने फ्रेम किया था, ठीक है। अब ये जो है आपका स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। अब बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड इस तरह बनाए गए हैं कि आपको हेल्प मिले किस किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि पर्टिकुलर इवेंट या ट्रांजेक्शन्स को कैसे, ये फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंशियल नेचर का होगा उसी की रिकॉर्डिंग करनी है अपने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको। तो ये आपको रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा ये स्टैंडर्ड। ये कवर करता है मेजरमेंट में, कि जो भी इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस हैं उनको फाइनेंशियल टर्म्स में कैसे मेज़र किया जाए, मतलब उसकी वैल्यूएशन, कि मान लीजिए बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की कितनी कॉस्ट दिखानी है, कौन सी प्राइस दिखानी है, तो उसको मेज़र करना, उसकी वैल्यूएशन करना भी आपको कौन बताएगा, ये स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं। ये आपको ये भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी इवेंट्स बिजनेस में हो रहे हैं, आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हो रहे हैं, उन सारे इन्फॉर्मेशंस को आपके बुक्स में कैसे प्रेजेंट किया जाए, ये बात भी आपका स्टैंडर्ड्स बताता है। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कि किस चीज़ को कहाँ डिस्क्लोज करनी है, कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा आइटम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कौन सी चीज़ को हमको बैलेंस शीट में दिखानी है, तो किस चीज़ को कहाँ डिस्क्लोज करनी है ना, और किस चीज़ को कहाँ डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, मतलब किन किन बातों को आपको बताना ही बताना है। तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स भी आपको ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं। तो बेसिकली रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये चार बातें आपके ये स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं। क्लियर है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हो गए, ये आपका एक बेंचमार्क हो गया, एक रूल हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया, जो सेट किया जाता है, जो कि किसके बेसिस पे आप अपने फाइनेंशियल नेचर्स के ट्रांजेक्शन्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने ट्रांजेक्शन्स को, अपने इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करिए, उसको मेज़र करिए, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, ये सारी बातों में आपको ये स्टैंडर्ड्स हेल्प करता है। और नोटिफाई कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MCA की हेल्प से, उनके सपोर्ट से करेगी, और नफ्रा की कंसल्टेशन से कर देती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे करंट में, अगर इंडिया में बात करें तो जो हमारी काउंसिल है, ICI की जो काउंसिल है, उसने 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया, मतलब उन्होंने ये ड्राफ्ट करके 29 दिए, जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। तो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ने इशू किए थे। ठीक है। लेकिन इसमें से जो AS6 था, AS6 किसके रिगार्डिंग था, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के रिगार्डिंग था। तो मैंने जब डेप्रिसिएशन के बारे में वीडियोज़ जो बने हुए बताया था कि AS6 इसको डील करता था, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को। लेकिन बेसिकली अब AS6 विड्रॉ हो चुका है, और जो हमारा AS10 था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स्ड एसेट्स का, उसको रीनेम करके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया गया, ASPPE कर दिया गया, AS10 PPE कर दिया गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब उसी के अंदर जो है ये डेप्रिसिएशन की बात बता दी गई थी, और यही AS10 जो है इंड AS में अलग नाम से आ जाता है। क्लियर है। तो बेसिकली जो ICI ने 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए थे, जिसमें से AS6 और AS8 को विड्रॉ कर दिया गया। तो अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट में 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेजेंट हैं।
क्लियर है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किसने बनाए थे, मतलब आईसीएआई की काउंसिल ने इशू किया तो क्लियर है, पर इसकी जो ड्राफ्टिंग बोर्ड है ना वो कौन है, हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ASB है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन्होंने इसको प्रॉपर्ली, ये 29 जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे ये ASB के थ्रू बनाया गया था, और ASB का जो बोर्ड बनाया गया था वो 1977 में बनाया गया था। ये बोर्ड तब इस्टेब्लिश हुई, और इस्टेब्लिश के बाद उन्होंने बिजनेस एंटिटीज़ के लिए ये स्टैंडर्ड्स को सेट किया, और ये सेट इसलिए किया कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ये एंटिटीज़ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकें। तो ये तो हमारे AS हो गए। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इस तरह से 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंटली वर्किंग में है। इज इट क्लियर? तो ये अब क्या है, आप जो भी AS के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अब AS 10 आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आपको बताएगा कि टेंजिबल एसेट्स की कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे मेज़र करना है, किस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी कहानी आपको उस AS 10 में मिल जाएगी। मतलब हर एक के लिए आपका ये स्टैंडर्ड्स बता दिया गया, और इस तरह से हर चीज़ के लिए 27 स्टैंडर्ड्स करेंटली वर्किंग में है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी, IAS एंड IFRS। देखिए, जब भी हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं ना तो बार बार अगर आप सुनेंगे तो आपको मिलेगा कि IAS, IFRS और आपका AS, इंड AS, ये सारे आपको कहीं ना कहीं एक साथ रिजेंबल करने लग जाते हैं। सो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि सब चीज़ें एक ही बात कहती है। एक बात क्या, यूनिफॉर्मिटी लाना। स्टैंडर्ड्स लाए क्यों गए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कि सारे बिजनेस जो एंटिटीज़ है ना वो एक यूनिफॉर्म बेसिस पे, मतलब एक ही जैसा अपने ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें, और जिससे सभी के लिए काम करना ईजी हो पाए, उनको एनालिसिस करना ईजी हो पाए, कंपैरिजन करना ईजी हो पाए, है ना, कैलकुलेट करना ईजी हो पाए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही ये स्टैंडर्ड्स को लाया गया। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे इनको लाने वाले लोग जो थे वो इंटरनेशनल बोर्ड थी, तो उन्होंने जो अपना स्टैंडर्ड इशू किया उसके नाम रखे उन्होंने IAS 1, IAS 2 या IFRS 1, IFRS 2, इस तरह से उन्होंने अपने नाम रख दिए। क्लियर है? और इसी तरह जब हमारे इंडिया ने बनाया तो उन्होंने अपना नाम रखा AS 1, AS 2, इस तरह से करके नाम रख दिए, और हर एक में अपना अपना रूल बताया कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये रूल होगा, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये रूल होगा। तो आप इस तरह से स्टैंडर्ड्स पढ़ के उनको समझ सकते हैं। अब IAS FRS हम इंटरनेशनल लेवल पे समझने जा रहे हैं। कन्फ्यूज़न क्या होती है कि IAS और FRS दो अलग हैं कि एक ही हैं, क्योंकि बॉडीज़ कभी कभी अलग होती हैं। तो क्या है ये, तो पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं कि ये आई कहाँ से ओरिजिनेट कैसे हुई। ठीक है, तो बेसिकली लंदन बेस्ड ग्रुप थी जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। तो देखिए नाम बहुत इजी है, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे IAS IFRS सब इंटरनेशनल लेवल पे है तो इंटरनेशनल हो गया। दूसरी चीज़ किसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया। और IAS को कौन इशू किया, कमिटी ने इशू किया, तो IAS कमिटी। तो ये जो IAS है ना वो किसके थ्रू, लंदन की जो ग्रुप था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, उन्होंने जो इशू किया स्टैंडर्ड, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, IAS। अब ये स्टैंडर्ड क्या थे कि भाई वो बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, उसके लिए क्या रूल है, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे, है ना, कैसे आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब वही स्टैंडर्ड्स आपको बताने वाले हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स दे दिए गए। ठीक है, अब IAS जो इशू किया गया बेसिकली वो इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्ट करने के लिए इशू किया गया कि वर्ल्ड लेवल पे सब लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें, जिससे किसी का बिजनेस कहीं भी रहे काम ईजिली हो और किसी को भी कैलकुलेट करने में ईजी ना हो। अब सपोज करिए हमारे इंडिया में अलग स्टैंडर्ड चल रहा है, US में अलग स्टैंडर्ड चलेगा, फ्रांस में अलग स्टैंडर्ड चलेगा, और हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा। तो सोचिए कि किसी के भी बिजनेस को करने के लिए उनकी स्टैंडर्ड्स को मान के रिकॉर्डिंग करो, तब जाके वहाँ की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, हमारे के लिए हमारी करो। तो इस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट का करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उनकी तरह ट्रीटमेंट करिए। तो इसीलिए ये सोचा गया कि एक इंटरनेशनल लेवल पे ना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो सबको ही वर्ल्ड वाइड सबको उसको फॉलो करे। तो जिससे क्या होगा कि जो हम कह रहे हैं कि एक ही कंट्री में अलग अलग बिजनेसमैन यूनिफॉर्मिटी लाएं, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के बिजनेसमैन एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इशू किया गया था।
क्लियर है। लेकिन हुआ क्या, 1997 और 1999 के बीच में ये जो कमिटी थी ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ये रिस्ट्रक्चर्ड हुई। और जब रिस्ट्रक्चर्ड हुई तो एक नया नाम से ये फॉर्म होके आई, जिसका नाम क्या था कि ये कमिटी अब बोर्ड बन गई थी। तो क्या नाम हो गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पहले क्या थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी थी, तो कमिटी ने IAS इशू कर दिया। बाद में ये कमिटी रिस्ट्रक्चर हुई और क्या बन गई, बोर्ड बन गई। तो मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB बन गई। क्लियर है। अब ये जो बोर्ड बन गई, तो ये बोर्ड अपना काम कब से शुरू करे, 1 अप्रैल 2001 से ये बोर्ड इफेक्ट में आ गई। तो अब जब बोर्ड इफेक्ट में आ गई तो उसको भी स्टैंडर्ड्स देने थे, उसको भी अपना काम करना था, है ना। तो अब एक चीज़ तो पहले इस बात से ये क्लियर समझिएगा कि जो IASC थी ना, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसने IAS दिया था, यही कमिटी अब किस नाम से जाने लगेगी, IASB। उनको बोर्ड बना दिया गया अब। क्लियर है। तो जब ये बोर्ड बनी तो इन्होंने अपना स्टैंडर्ड्स का सीरीज़ प्रोनाउंसमेंट शुरू की, मतलब उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ सीरीज़ इशू कर दी। और उसको जब उन्होंने इशू किया ना, तो उसका नाम क्या दिया, IFRS। अब चूँकि ये नए नाम से स्टैब्लिश हुई थी, तो इन्होंने कहा कि जब हम स्टैंडर्ड्स देंगे तो हमारा अपना नाम होगा, जो मुझे बताए कि ये हमने दिया है। तो अगर वो सेम सीरीज़ को फॉलो करते तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता कि कमिटी वालों ने दिया कि बोर्ड वालों ने दिया है। कमिटी पहले थी, अब बोर्ड बन चुकी है। तो बोर्ड ने अपने आप को आइडेंटिफिकेशन में रखने के लिए, आप इस तरह से समझिएगा इस बात को कि आइडेंटिफिकेशन में रखने के लिए जब अपनी सीरीज़ इशू की ना स्टैंडर्ड्स की, तो उसका नाम क्या रखना शुरू किया, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भाई मेन तो यही है ना कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को कैसे रिपोर्ट किया जाए, कैसे दिखाया जाए। तो इसीलिए इन्होंने क्या नाम रख दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स बनाया है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब इन्होंने IFRS के नाम से अपनी पूरी सीरीज़ देना शुरू कर दी। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि IAS या IFRS एक सीरीज़ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। क्लियर है। जब इसे कमिटी ने दिया तो उन्होंने नाम रखा था IASC, IAS, और जब इसको बोर्ड ने दिया, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दिया जब, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया IFRS। क्लियर है। अब जब ISB बनी ना, इस बोर्ड ने अपना जब सीरीज़ देना शुरू किया IFRS का, तो उन्होंने जो कमिटी ने अपनी सीरीज़ दी थी IAS वाली, उसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको चलने दिया। मतलब IAS भी थी और IFRS भी आ गई। इज इट क्लियर। तो IAS ही IFRS बन गई, है ना। IAS अपनी जितनी सीरीज़ उन्होंने दी थी उतनी तो थी ही थी, अब उसके आगे उन्होंने IFRS वालों ने अपनी सीरीज़ देना शुरू कर दी। तो IAS की जो सीरीज़ थी वो तो ख़त्म नहीं की गई, वो भी एग्जिस्टेंस में रही और IFRS भी एग्जिस्टेंस में रही। मतलब कमिटी ने जो दिया था वो भी चल रही थी और बोर्ड ने जो स्टार्ट किया देना वो भी चलती रही। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। तो IAS और IFRS किसके थ्रू इशू किया गया और क्या है ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम IFRS की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोर्स में IFRS की बात कही गई है। तो IFRS क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हो गए। ये स्टैंडर्ड्स हो गए क्या, ये एक प्रिंसिपल बेस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे रूल्स, मतलब आपको स्टैंडर्ड्स सेट करके दिए गए हैं, नॉर्म सेट करके दिए गए, प्रोसीजर सेट करके दिया गया, मतलब प्रिंसिपल पे दिया गया ना कि रूल पे दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि IFRS प्रिंसिपल बेस्ड है ना कि रूल बेस्ड है। अब ये जो स्टैंडर्ड्स था वो किसके थ्रू इशू किया गया था, बोर्ड के थ्रू, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू। वहीं अगर IAS आप लिख रहे होते तो क्या लिखते कि ये किसके थ्रू इशू किया गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी के थ्रू, IASC के थ्रू इशू किया गया है। क्लियर है। ये जो स्टैंडर्ड इशू किए गए, IFRS जो इशू किया बोर्ड ने, वो मेन ऑब्जेक्टिव इनका था कि ग्लोबल लेवल पे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करें और वो कंसिस्टेंट रहे, मतलब सब लोग एक जैसा काम करें, यूनिफॉर्मिटी रहे सारी कंट्रीज़ का, जिससे कि जो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट है ना, कि सभी एक साथ बिजनेस कर रहे हैं ना, वो अच्छे से हो पाए। तो इट इंश्योर्स हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग दैट वुड इंश्योर्स द कंपैरेबिलिटी अमंग द एंटिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल। मतलब सब में ट्रांसपेरेंसी रहे कि कौन क्या काम किया, कैसे किया, क्योंकि करना तो ऐसे था जैसे आपको पता है कि रूल ये है,
ऐसे काम करना चाहिए, ये प्रिंसिपल बताया गया है। तो अब जो भी कंट्री काम की होगी उसी प्रिंसिपल पे काम करिए। अगर उसकी बुक्स आपको उस तरह नहीं दिख रहे तो इसका मतलब उसने गलत बनाया है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये स्टैंडर्ड्स को रखा गया कि क्वालिटी मेंटेन रहे और ग्लोबल लेवल पे सारी एंटिटीज़ को कंपेयर कर पाना ईजी हो जाए। तो अगर सपोज करिए आपका बिजनेस यूनिट फ्रांस में भी है, यूएस में भी है, जर्मनी में भी है, अलग अलग कंट्रीज़ में आपकी फ्रेंचाइजी चल रही है आपकी, या फिर मैं कहूँ कि आपकी यूनिट्स, आपकी कंपनीज चल रही हैं, अलग अलग जगह आपकी ब्रांचेज़ हैं। तो ऐसे में आप अगर एक ही स्टैंडर्ड्स रहेगा तो आप उस लेवल पे उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए सारे ग्रुप्स को कंसोलिडेट करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सभी कंपनीज के लिए ये ग्लोबली कंप्लीट करने के लिए इजी हो गया कि आप किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना वो एक ही रूल है। उसी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप सबको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करना है। ऐसा नहीं कि फ्रांस में तो फ्रांस का स्टैंडर्ड्स मानिए, इंडिया में तो इंडिया का स्टैंडर्ड्स मानिए, यूएस में तो यूएस का स्टैंडर्ड मानिए। तो इस तरह तो किसी के लिए भी बिजनेस कर पाना ईजी नहीं होता, मतलब उस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में दिक्कत आती। तो ये हमारे IFRS हो गए, क्लियर है। तो IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4 ऐसे करके सारे IFRS इशू किए गए, है ना। हर एक चीज़ के लिए कि कैसे रिपोर्ट करना है उसकी पूरी डिटेल वहाँ पे दे दी गई। अब हम बात करते हैं किसकी, इंड AS की। तो देखिए इंड AS क्या हो गया, इंड AS मतलब क्या हो गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमारे यहाँ थे ही, AS तो हमारे यहाँ चल ही रहा था, फिर ये इंड AS का क्या मतलब हुआ। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा, इंड AS का मतलब ये हो गया कि जब ये बोला गया कि मतलब 2015 के टाइम पीरियड में ये बोला गया कि पूरी कंट्रीज़ को, सभी नेशंस को एक ही स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, दैट इज़ IFRS। मतलब ये जो बोर्ड ने बनाया था ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS, तो उन्होंने क्या कहा कि सभी कंट्रीज़ की मीटिंग हुई और बोला गया कि सबको एक यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है जो कि IFRS है। सारे लोग अपनी अपने यहाँ पे अपनी कंपनीज़ के बुक्स ऑफ अकाउंट IFRS के रूल को मानते हुए, उसके प्रिंसिपल्स को मानते हुए फॉलो कराइए, क्लियर है। हमारी इंडिया ने क्या कहा कि हम IFRS को फॉलो करेंगे, हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन हम सीधा सीधा वही अडॉप्ट नहीं कर लेंगे कि मतलब IFRS 1 जो लिखा गया IFRS 1 हमारे यहाँ भी अडॉप्ट हो गया तो अब हमारे यहाँ IFRS 1 चलेगा। नहीं, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे बल्कि हम कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्ज इन द सेंस कि हम उसको ध्यान में रखते हुए, अपना भी ध्यान में रखते हुए एक लाइन पे लाएंगे। तो कन्वर्ज इन द सेंस समझिएगा, हमेशा कहते हैं ना कन्वर्जेंस है, IFRS का कन्वर्जेंस है, ये टर्म यूज़ किया जाता है। इसका मतलब समझिएगा कि जब दो अलग अलग चीज़ हो और उन दोनों को एक ही पॉइंट पे हम मिलाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। IFRS अपना स्टैंडर्ड था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया था रूल। इंडिया का अपना स्टैंडर्ड होता है, इंडिया के अलग इकोनॉमिक कंडीशन है, इंडिया में अलग लॉ है, इंडिया की अलग पॉलिसीज़ है। तो अब हमको दोनों को मिला के एक स्टैंडर्ड सेट करना था। या तो हम अडॉप्ट कर लेते IFRS जैसा था हमारी कंट्री में, चाहे एलिजिबल हो ना हो, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, जो IFRS बोला हमको वैसा ही काम करना होगा। या तो हम उसे अडॉप्ट करते एज इट इज़, अडॉप्ट करने का मतलब एज इट इज़ हमने ले लिया होता, या फिर हम कन्वर्जेंस करते। तो हमने क्या अडॉप्ट किया, हमने कन्वर्जेंस किया, हमने अडॉप्ट नहीं किया। मतलब हमने उनको भी ध्यान में रखा और अपनी कंट्री की कंडीशंस को भी ध्यान में रखा, और दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्टैंडर्ड्स बनाया जिसको हमने नाम दिया इंड AS। इज़ इट क्लियर। तो AS हमारे पास पहले से था, लेकिन वो AS हमारा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं था, वो AS हमारी इंडिया के में हमारी इंडिया की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए था। लेकिन अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि बोला गया कि IFRS को सबको फॉलो करना है। तो अब हम IFRS को या तो फॉलो करते या तो हम अपना स्टैंडर्ड देते, हमारा AS तो चलता नहीं। तो हमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए कि हमने IFRS और IAS सबको ध्यान में रखते हुए, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए एक नया AS बनाया जिसका नाम हमने दिया इंड AS, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICAI से कंसल्ट किया, उनके थ्रू डिसाइड किया और ये बोला कि भाई हम जो बोर्ड ने, ISB ने जो IFRS दिया है ना, हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसको कन्वर्ज करेंगे। मतलब हम अपना इंड AS देंगे, हम अपना AS देंगे, उसको लाइनअप में लेते हुए। क्लियर है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS जो है सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नोटिफाई कर दिया गया और वहाँ पे बता दिया गया, मतलब जब इसको एप्लीकेबल कराया गया इंड AS को, तो वहाँ पे बताया गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से हमारे पे प्रेशर था कि सभी के सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करिए। तो हमारी जब मीटिंग हुई तो वहाँ पे हमने कह दिया कि हम इंड AS बनाएंगे, मतलब हम ऐसा बनाएंगे कि अपनी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनेंगे, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने सीधा सीधा IFRS अडॉप्ट कर लिया था।
पर आप सोचिए कि हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, हम अपनी कंडीशन को देख के बनाएंगे। तो हम पे ये प्रेशर था कि जल्दी से इसको एप्लीकेबल करिए आप कंट्री पे। तो उस सिचुएशंस में हमारे आप जब इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बताया गया कि कुछ कंट्रीज़ के लिए तो रिकमेंडेटरी किया गया कि भाई आप फॉलो कर लीजिएगा, और कुछ के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि अब आपको इस टाइम पीरियड से इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। आपको यही इंड AS के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना होगा। अपना बैलेंस शीट वैसे ही बनाइए, अपना PL वैसे ही बनाइए, सब आपको वैसे ही बनाना होगा। मतलब अब यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ी बताने वाले थे, यहाँ पे बताने वाले थे कि कब आप इसको एसेट्स कहेंगे, कितनी वैल्यू में दिखाएंगे, कैसे डिस्क्लोज, वही रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, यही 4 बात याद रखिएगा। वही चीज़ें यहाँ पे बताया जाने वाला था। क्लियर है? तो ये जो आपका इंड AS बना ना, और उसको नोटिफाई किस में किया गया, 133 के अंदर, मतलब अब यहाँ से एप्लीकेबल कराने की बात कर दी गई। तो ये जो हमारा इंड AS बना, वो हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स, हमारी इंडिया की लीगल इन्वायरमेंट, इन सबको ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट किया गया था। सो हम ये कह सकते हैं कि जो इंड AS है और जो IFRS है ना, मतलब जो इंड AS है वो IFRS और IAS से कन्वर्ज्ड है। मतलब बिल्कुल उनको फॉलो करते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, जो हमारी AS बनाती है, उसकी सुपरविज़न में, उसके कंट्रोल में, और ASB किसके अंदर आती है, ICI के अंदर आती है। मतलब ICI की ही एक बॉडी है ASB जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो ASB और नफरा इन सब से कंसल्ट करके, इनके सुपरविज़न में, इनके कंट्रोल में और IFRS को ध्यान में रखते हुए हमारा इंड AS तैयार किया गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये जो हमारा इंड AS था ना, ये बिल्कुल वैसे ही नेम दिया गया। मतलब इंड AS 1 उसका नाम क्या होगा, इंड AS 2 का नाम क्या है, इंड AS 3 का नाम क्या है। तो जो इसका नाम और जो इसका नंबर है ना, सीरियल नंबर, वो बिल्कुल वैसे ही रखा गया जैसे हमारा IFRS और IAS था। इज इट क्लियर? IFRS और IAS भी क्लियर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ लिस्ट देख लेते हैं, है ना। और लिस्ट इतनी कंसोलिडेटेड है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले क्या आया था, कमेटी बनी थी। कमेटी ने पहले क्या देना शुरू किया था, IAS दिया था ना। तो IAS कमेटी ने देना शुरू कर दिया था। बाद में बोर्ड बन गई, 2001 से बोर्ड आ गई थी, IASB, है ना, बोर्ड आ गई थी। बोर्ड ने क्या देना शुरू कर दिया, IFRS देना शुरू कर दिया। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे 2 स्टैंडर्ड्स तो आपको दिखेंगे, एक तो IAS दिखेगा, दूसरा क्या दिखेगा, IFRS दिखेगा। इज इट क्लियर? फिर हमारे इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, इंड AS अडॉप्ट कर लिया। दोनों को लाइन अप करते हुए अपना स्टैंडर्ड दिया। अब ध्यान से देखिएगा, IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे जो 1 था उसका नाम क्या था, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने इंडिया ने जो बनाया इंड AS 1, उसका नाम क्या दिया, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम नेम दिया, सेम नंबरिंग की। IAS 2 इन्वेंट्रीज था, तो हमने भी इंड AS 2 बनाया, इन्वेंट्रीज। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज़ और इसी बीच में मैं आपको बता दूंगी, जब हमने कन्वर्जेंस किया ना, मतलब लाइनअप में लाने के लिए अपनी इंडियन कंडीशन को देखते हुए जब हमने इंड AS फ्रेम किया था ना, तो चूंकि हम IFRS एज इट इज़ तो अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, तो समटाइम्स हमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ी, कुछ चीज़ें हटानी पड़ी। मतलब जो IFRS में कुछ चीज़ें दी गई थी, जो स्टेटमेंट यूज़ किया गया था, हम उस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज किए और चेंज करके अपने हिसाब से अपने कंट्री के अकॉर्डिंग किया। जैसे IFRS में बोला गया था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और हमारी कंट्री में हमेशा यूज़ किया जाता है बैलेंस शीट। तो हमें पता था कि बैलेंस शीट से लोग अवेयर हैं, पर वहीं हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यूज़ करना शुरू किया था, तो लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो हमने वो स्टेटमेंट की जगह, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जगह क्या नाम अपने यहाँ रखा, बैलेंस शीट ही रखा, है ना। और लोगों को बताया कि भाई बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमने जो IFRS में बातें लिखी गई थी ना, तो कुछ चीज़ों को हमने नहीं लिया अपने इंड AS में। तो जो चीज़ें हमने नहीं ली IFRS से, उसी को बोलते कार्व आउट। और जो चीज़ें हमने IFRS में नहीं दी गई थी पर हमारी कंट्री के हिसाब से, हमारी कंट्री में वो ज़रूरत थी कि हमें वो ऐड ऑन करना पड़ा, उसको हम बोलते कार्व इन। तो कार्व इन, कार्व आउट, 2 चीज़ हो गए। तो IFRS और इंड AS में दोनों को देखते हुए कार्व इन कार्व आउट आता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो IFRS में हैं लेकिन हमने उस चीज़ को अपने इंड AS में नहीं लिया, उसको डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया, तो हमने कहा कार्व आउट कर दिया। और कुछ ऐसी चीज़ें जो IFRS में नहीं थी फिर भी हमने अपने इंड AS में रखा, उसी का नाम हमने दे दी कार्व इन दे दिया। ठीक है, डिटेल्स में कार्व इन कार्व आउट का अलग होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो इंड AS 7 में भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बताया गया है। क्लियर है? तो ये सारे आपके IAS से हो गए। जैसा IAS है वैसा ही सेम नाम आपका इंड AS का मिलेगा। क्लियर है? अब आप याद रखिएगा,
हमारी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रही थी और उसको पता था कि IAS और IFRS दो हैं, तो इन्होंने क्या किया, जब इंड AS का नाम देना शुरू किया ना, तो IAS वालों को तो सेम सीक्वेंस रख दिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला हमने IFRS से लिया है, ये वाला हमने IAS से लिया है, तो इन्होंने सीक्वेंसिंग में थोड़ा सा चेंज किया। अभी आप देखिएगा IAS यहाँ पे क्लियर हो गया सभी को, तो यहाँ पे मैंने 21 तक रखा है, सेम चीज़, सेम लाइन, सेम नेम वो रखे हैं। आपका कार्विन कार की बात अलग है, पर एग्जैक्टली नंबरिंग और वो नेम सेम है। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी, आपके IFRS की। देखिए IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल 41 दिए गए थे, 41 स्टैंडर्ड तक दिए गए थे। तो 41 स्टैंडर्ड किसका था, एग्रीकल्चर का। तो हमारे इंडिया में भी इंड AS 41 बना एग्रीकल्चर का। इंड AS 41 के बाद, मतलब IAS 41 के बाद कौन आ गया था, IFRS आना शुरू हो गया था। अब जब से IFRS आ गया तो IFRS वालों ने अपना सीरीज देना शुरू किया, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3। अब हमको IFRS को भी अडॉप्ट करना था, तो हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन के लिए IFRS जब से अडॉप्ट करना शुरू किया ना, तो उसको 100+ में कर दिया। तो देखिए IFRS 1 है तो हमारा क्या दिखेगा, इंड AS 101, क्योंकि अगर हम इंड AS 1 करते तो इंड AS 1 तो IAS 1 वाला था ना, इंड AS 1, और वहाँ पे IAS 1 था, तो उनका तो बाइफरकेट क्लियर हो रहा था कि IAS 1 है, और हमारा तो इंड AS के नाम से ही है, हमको दोनों को मिला के बना था, तो इंड AS 1 वहाँ भी लिखे और IFRS के आगे फिर इंड AS 1 लिखते तो गड़बड़ हो जाता। तो हमने क्या किया, IAS वालों को एज इट इज़ लिया, और जब IFRS की सीरीज शुरू हुई तो उसको 100+ में नाम लिखना शुरू किया। तो देखिए IFRS 1 मतलब इंड AS 100+1, 101, ठीक है। IFRS 2 का मतलब 102, 103, तो 100+ करके इसका नाम रखना शुरू कर दिया। तो जब 100+ वाली सीरीज समझ आइएगा ये IFRS से ली गई है, और जब 2 डिजिट तक वाली चलती है नॉर्मल, वो समझिएगा IAS वालों को रिफ्लेक्ट करती है। नेम सेम है सबका। IFRS 1 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो IAS 101 भी सेम है, IFRS 2 भी सेम है, तो वहाँ पे इंड AS 102 भी सेम है। क्लियर है। तो ये IFRS है। इसी तरह टोटल आपके 15 IFRS दिए गए थे, जो हमारे यहाँ पे बने इंड AS 115, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ठीक है। इस बीच में कई FRS ऐसे थे जिनको हमने अडॉप्ट नहीं किया है, या कई IAS ऐसे थे जिनको हमने अडॉप्ट नहीं किया था। IAS 41 थे ना, IAS 41 में सिर्फ 3 IAS को, मतलब 21 तक तो हमने दिखाई दिया था आपको, 21 के बाद सीधा हम 41 दिखा रहे थे यहाँ पे, तो 41 तक दिखाया ना, तो इस बीच में 21 से 41 के बीच में 3 IAS ऐसे थे जिसको हमारे इंड AS ने कवर नहीं किया, 26, 31, 39। तो हमारे इंड AS में इंड AS 26 नहीं है, इंड AS 31 नहीं है, इंड AS 39 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि IAS 26, IAS 31, IAS 39 को हमने अडॉप्ट नहीं किया। इज इट क्लियर? तो वो हटा के हमारा एग्जैक्ट 41 का 41 यहाँ पे रहेगा। क्लियर है। तो IFRS हो गया, और ये देखिए 15 तक दिया गया, उसके बाद IFRIC वगैरह दे दिए जो अपेंडिक्स वगैरह के रिगार्डिंग है। सो आई होप यहाँ तक आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इस तरह से पूरा ये इंड AS है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।